हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज हम आपका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला जो चैप्टर है उसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि मेंडल ने जो जो हमको लॉ दिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो इसके अलावा क्या एक्सेप्शन थे जहां पर मेंडल का लॉ फॉलो नहीं होता है। डेविएशन मतलब क्या होता है? एक्सेप्शंस, मतलब एक्सेप्शनल केस जहां पर लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, जो दिए हुए लॉ से अलग कुछ है। ओके, सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे कौन कौन से अलग अलग डेविएशंस हैं। बहुत सारे टाइप्स आपको दिए गए हैं। सो उसकी थ्योरी जानने के लिए आपको ये सेशन पूरा देखना पड़ेगा, ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और इससे पहले आप ये वीडियो स्टार्ट करें, इट इज़ माय रिक्वेस्ट कि आप पहली वाली वीडियो ज़रूर देखें जहाँ पर हमने टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और उसके प्रीवियस वीडियोज़ में जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किया है। डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक प्रेजेंट है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पेज का भी हमने लिंक वहाँ पर फॉलो किया है। आप अपने रेगुलर अपडेट्स जानने के लिए वो पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग। मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेंडल ने क्या क्या चीज़ें ढूंढी, मतलब मेंडल ने कौन कौन सी चीज़ों को प्रूव किया। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ पर मेंडल का लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो सबसे पहले डेविएशन वर्ड को अंडरलाइन कीजिए और लिखिए डेविएशन मतलब एक्सेप्शन विच इज़ नॉट फॉलोइंग द पर्टिकुलर लॉ। ओके, मतलब मेंडल के जो 3 लॉ है, हमारा जो नया एक्सेप्शन है वो लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, वो लॉ से कुछ अलग काम कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डेविएशंस। तो पहले हम देखेंगे मेंडल की फाइंडिंग्स क्या थी और फिर हम देखेंगे कि उसके डेविएशंस क्या थे, मतलब उसका एक्सेप्शंस क्या था। तो देखो थ्योरी में आपको क्या बताया गया है। फ्यू जनरलाइजेशंस वर अराइव्ड एट बाय मेंडल ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑफ गार्डन पी प्लांट सच एज। देखो 3 पॉइंट हमको यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। मेंडल ने जो गार्डन पी, मतलब जो हरा मटर होता है, हरा वटाना होता है, उस प्लांट के ऊपर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने हमको 3 प्रिंसिपल्स दिए, या कुछ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स हम बोल सकते हैं कि कुछ जनरलाइजेशंस हमको पता चला। तो पहली प्रॉपर्टी क्या पता चली मेंडल के एक्सपेरिमेंट के वजह से? दैट सिंगल ट्रेट is given by single gene and that single gene contains 2 alleles। देखो फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देखो क्या बताया जा रहा है। सिंगल ट्रेट मतलब क्या होता है? एक कैरेक्टर, मतलब प्लांट का हाइट या फ्लावर का कलर या सीड का शेप या सीड का कलर। तो कैरेक्टर मतलब क्या होता है? जो चीज़ हमको फिनोटिपिकली दिखाई देती है। फिनोटिपिकली मतलब फिजिकली दिखाई देती है। ओके, तो एक ट्रेट के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट पॉइंट पे हमको क्या बोला जा रहा है कि सिंगल ट्रेट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? एक जीन। और एक जीन में कितने अलील्स होते हैं? 2 अलील्स होते हैं। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर मैं प्लांट के हाइट की बात कर रही हूँ तो कैपिटल टी ऐसे 2 टी आएंगे। ओके, मतलब कैपिटल हो या स्मॉल हो, दो लेटर्स आते हैं। एक जीन में कितने अलील्स होते हैं? 2 अलील्स होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमको यही चीज़ समझाई जा रही है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट हमको करके दिए थे उसमें हमको क्या बताया था? दैट सिंगल ट्रेट मीन्स सिंगल कैरेक्टर। मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की थी। कितने कैरेक्टर्स कंसिडर किए थे मेंडल ने? 7 कैरेक्टर्स कंसिडर किए थे। टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे है, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे वो जो बॉक्स दिया है, प्लांट का हाइट, फ्लावर का कलर, सीड का कलर, सीड का शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। सो 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने कंसिडर किए थे, उसमें से हर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा मेंडल ने कंक्लूड किया था। क्या कंक्लूड किया था मेंडल ने? दैट सिंगल ट्रेट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंगल जीन, मतलब हमको जो प्लांट में कैरेक्टर दिखाई दे रहा है वो सिंगल जीन के वजह से पॉसिबल है। और उस सिंगल जीन में कितने अलील्स प्रेजेंट है? 2 अलील्स प्रेजेंट है। कितने अलील्स प्रेजेंट है? 2 अलील्स प्रेजेंट है। सो ये फर्स्ट पॉइंट को टिक करो। फर्स्ट पॉइंट में आपको समझ में आया क्या बोला? सिंगल ट्रेट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंगल जीन एंड दैट सिंगल जीन कंटेन्स 2 अलील्स। ओके, अब सेकेंड फाइंडिंग देखते हैं मेंडल की क्या थी। 2 alleles show interaction in which one is completely dominant। एक जीन में जो 2 alleles प्रेजेंट होती हैं, अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, सो समझो ये आपकी एक जीन है। ये क्या है? आपका एक जीन है। एक जीन में कितने alleles प्रेजेंट है? 2 alleles प्रेजेंट है। तो एक जीन के अंदर जो 2 alleles प्रेजेंट है, इनमें से जो अलील कैपिटल होगा, मतलब जो अलील डोमिनेंट होगा, वही अलील एक्सप्रेस होगा।
मतलब समझो मैं आपके सामने ऐसा 2 अलील्स लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ मैं, 2 अलील्स लिख रही हूँ, मतलब एक जीन लिख रही हूँ। अब इस एक जीन में कौन सा वाला कैरेक्टर डोमिनेंट है, कैपिटल टी वाला कैरेक्टर बड़ा है, करेक्ट है। मतलब डोमिनेंट बड़ा होना मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जिसके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस जल्दी कर पा रहा है। ओके, सो क्या बोला गया है हमको, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, दैट सिंगल ट्रेट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंगल जीन एंड दैट सिंगल जीन कंटेन्स 2 अलील्स। और सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया कि उन 2 अलील्स में से जो अलील डोमिनेंट होगा वही अलील एक्सप्रेस होगा। मतलब बोलने के लिए यहाँ पर 2 अलील है, आपका जो F1 जनरेशन मिलता है, मतलब जब आप ऐसा करते हो और आपको जो F1 जनरेशन मिलता है हाइब्रिड, इसमें से कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, जो कैपिटल लेटर रहता है, कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, जो कैपिटल लेटर रहता है। तो सेकंड पॉइंट में भी हमको यही बताया जा रहा है कि एक जीन में 2 अलील्स होती हैं, लेकिन उन 2 अलील्स में से जो अलील डोमिनेंट होता है वही कैरेक्टर आपको फिनोटिपिकली देखने को मिलता है। इसका जीनोटिपिक रेशियो हाइब्रिड है, मतलब इसमें एक अलील डोमिनेंट है, एक अलील रिसेसिव है, लेकिन ये प्लांट देखने में कैसा होगा, टॉल होगा, क्योंकि फिनोटिपिकली कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट में देखो हमको क्या बताया गया है, 2 alleles show interaction in which one is completely dominant। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या बताया गया है आपको, फैक्टर्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स, फैक्टर्स या जीन्स जिनको हम बोल सकते हैं। सो फैक्टर्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ये हमने मेंडल का लॉ पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने मेंडल के थर्ड लॉ में, कि जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं अलग अलग क्रोमोसोम से, मतलब मेल से एक क्रोमोसोम आता है, फीमेल से एक क्रोमोसोम आता है, उन दोनों क्रोमोसोम्स में जो हाइट वाला जीन होगा, मतलब समझो कि ऐसा इमेजिन करो कि ये मेल का क्रोमोसोम है, ओके, दिस इज मेल वाला क्रोमोसोम एंड दिस इज फीमेल वाला क्रोमोसोम, ओके। अब ऐसा इमेजिन करो कि इन दोनों क्रोमोसोम्स पे सेम पोजीशन पे सेम जीन प्रेजेंट है, मतलब फीमेल के इस पोजीशन पे और मेल वाले क्रोमोसोम के इस पोजीशन पे दोनों पे हाइट वाला जीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, दोनों क्रोमोसोम के सेम जगह पे हाइट वाला जीन प्रेजेंट है, ओके। जब ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे, जब ये क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे, क्रॉसओवर करेगा, तो उस टाइम पे ये जो दोनों जीन्स हैं ये इंडिपेंडेंटली अलग अलग होंगे। मतलब कौन से वाले जीन का कैरेक्टर यहाँ पर हमारे ऑफस्प्रिंग में दिखेगा वो इस जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब हमारे जीन्स किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अगर मेल वाला जीन डोमिनेंट होगा तो वो ऑफस्प्रिंग में दिखेगा, फीमेल वाला जीन डोमिनेंट होगा तो वो ऑफस्प्रिंग में दिखेगा। लेकिन ये असॉर्टमेंट, मतलब जब इनके गैमेट्स असॉर्ट होंगे, मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या है, आपने पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं, जैसे समझो इमेजिन करो ये हाइट वाला जीन है और इमेजिन करो कि ये कलर वाला जीन है। कौन सा वाला जीन है, ये वाला जीन कलर वाला है, मतलब बच्चे का कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, उसकी स्किन का कलर कैसा होगा। तो समझो ऐसा इमेजिन करो कि हाइट वाला जीन मेल में डोमिनेंट है और कलर वाला जीन फीमेल में डोमिनेंट है। क्या बोला मैंने, हाइट वाला जीन मेल में डोमिनेंट है और कलर वाला जीन फीमेल में डोमिनेंट है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को दोनों कैरेक्टर्स मेल के मिले या दोनों कैरेक्टर्स फीमेल के मिले। जो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा वो कैरेक्टर बच्चे के पास आएगा। तो बच्चे को हाइट मिलेगी फादर की और कलर मिलेगा मदर का। मतलब क्या हुआ इधर पे कि ये जीन्स इंडिपेंडेंटली अलग अलग हुए। पूरा मेल का जीन या पूरा फीमेल का जीन आया क्या बच्चे में, नहीं, दोनों अलग अलग अपनी अपनी मर्जी से जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होगा। और असॉर्टमेंट होने के टाइम पर भी, मतलब सेपरेशन, जब ये जीन्स सेपरेट होंगे, इनके अंदर के अलील्स जब सेपरेट होंगे तो वो भी इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। जैसे हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखा, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने यही देखा ना कि जो हमको F1 हाइब्रिड मिलता है, मतलब जब हम 2 कैरेक्टर्स एक साथ कंसिडर करते हैं, जैसे समझो प्लांट की हाइट और फ्लावर का कलर, जब हम ऐसा कुछ कंसिडर करते हैं तो इनका जो हमको F1 जनरेशन मिलेगा, F1 जनरेशन कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। करेक्ट है। तो ये जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो एक बार कैपिटल आर कैपिटल टी के साथ जाएगा और एक बार कैपिटल आर स्मॉल टी के साथ जाएगा। मतलब अलग अलग अपने हिसाब से सेपरेशन हो रहा है। यहाँ पे मैथ्स का कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। समझ में आया। सो थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है, दैट द अलील्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर जीन, मतलब फैक्टर्स विच आर फॉर डिफरेंट ट्रेट्स, जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए,
विच आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, वो अपने मर्जी से अलग होते हैं, मतलब किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन पे वो डिपेंड नहीं करते हैं कि टेम्परेचर ऐसा होगा तभी अलग होंगे या क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होगी तभी अलग होंगे, दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, सो ये मेंडल के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट क्या था, एक कैरेक्टर के लिए एक ही जीन है और उस एक जीन में 2 अलील्स होते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या था कि 2 अलील्स शो इंटरैक्शन इन विच वन इज कम्प्लीटली डोमिनेंट। जो हमको 2 अलील्स मिलते हैं, जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, उसमें से जो डोमिनेंट अलील होता है वही एक्सप्रेस होता है। ओके, और थर्ड में क्या बताया था हमको, फैक्टर्स और जीन्स विच आर प्रेजेंट फॉर डिफरेंट ट्रेट्स ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब मेंडल का थर्ड लॉ कि जो अलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, जो जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फिर से जाके देखो तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके प्रीवियस वीडियो में है। ऑल राइट, अब आगे देखो थ्योरी में क्या बताया गया है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे समय बीता, नंबर ऑफ डेविएशंस वर ऑब्जर्व्ड। बहुत सारे अलग अलग एक्सेप्शनल केसेस देखे जाने लगे। एक्सेप्शनल केसेस मतलब क्या होता है कि वो हम बोलते हैं ना कि सब लोग एक ही लाइन से चल रहे हैं लेकिन कोई एक बच्चा है जो लाइन से अलग चल रहा है, तो मतलब वो एक्सेप्शन हो जाता है। सो वैसे ही मेंडल ने जो हमको लॉज दिए, मेंडल ने जो हमको प्रिंसिपल्स दिए, उसके अलावा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट मेंडल के अगेंस्ट कुछ नए नए डेविएशंस निकाल रहे थे। ओके, कि अच्छा ठीक है, गार्डन प्लांट जो है, मतलब ये जो पी प्लांट है वो भले ही मेंडल का लॉ फॉलो कर रहा है लेकिन ये वाला प्लांट मेंडल का लॉ फॉलो नहीं करता है, तो वो हो गया एक एक्सेप्शन। ओके, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीता ऐसे बहुत सारे अलग अलग डेविएशंस देखे जाने लगे। दे वर ऑब्जर्व्ड एंड आइडेंटिफाइड इन द पोस्ट मेंडेलियन एरा। मतलब मेंडल के एक्सपेरिमेंट कंक्लूड करने के बाद दूसरे साइंटिस्ट ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर स्टडी किया और मेंडल से कहाँ गलती हुई। मतलब मेंडल ने क्या बोला कि ये प्रिंसिपल्स सारे प्लांट्स के ऊपर लागू होता है, लेकिन कुछ नए साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि नहीं, ये इस प्लांट पे लागू नहीं होता है। मतलब कुछ साइंटिस्ट ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट करने के बाद नए नए ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट किए। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट हुए उसको हम बोलते हैं पोस्ट मेंडेलियन। पोस्ट मेंडेलियन मतलब मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद नए ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले। ओके, दैट गेव एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। और इसके वजह से हमको क्या मिला, मतलब ये जो नए नए डेविएशंस फाइंड आउट हुए उनके वजह से हमको इनहेरिटेंस के बारे में और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिला कि अच्छा मेंडल का लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो मतलब इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ नहीं है, ऐसा दूसरा कंडीशन भी देखा जा सकता है। मतलब मेंडल ने हमको क्या बोला कि अगर आप 2 प्लांट लेते हो, एक लंबा प्लांट और एक छोटा प्लांट, मतलब एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट लेते हो, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो या तो आपको टॉल देखने को मिलेगा या तो आपको ड्वार्फ देखने को मिलेगा। मेंडल ने हमको ऐसा बोला कि मतलब 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो टॉल या तो ड्वार्फ, आपको मिडल हाइट नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन एक्सेप्शनल जो जिन साइंटिस्ट ने एक्सेप्शंस निकाले, जिन साइंटिस्ट ने डेविएशंस फाइंड आउट किए, उन्होंने बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आप टॉल और ड्वार्फ प्लांट लोगे तो आपको दोनों में से एक ही कैरेक्टर देखने को मिलेगा। आपको मिडल हाइट का प्लांट भी देखने को मिल सकता है, ना तो जो टॉल पे गया है और ना ही जो ड्वार्फ पे गया है। और एक सिंपल एग्जांपल दूं तो मेंडल ने क्या हमको बोला था कि अगर आप एक पर्पल कलर का फ्लावर लोगे और एक वाइट कलर का फ्लावर लोगे और दोनों को क्रॉस करोगे तो ऑफस्प्रिंग में आपको सिर्फ या तो पर्पल दिखाई देगा या तो वाइट कलर का फ्लावर दिखाई देगा। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने क्या बोला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करके दिखाया कि जब आप 2 अलग अलग कलर का फ्लावर लेते हो, पर्पल कलर का और वाइट कलर का, तो ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको एक नया पिंक कलर का फ्लावर दिखाई दे, दोनों का कलर मिक्स होके। ओके, सो इसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग मैकेनिज्म। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सचर हो गए, कुछ जीन्स पर्पल कलर के फ्लावर के आए, कुछ जीन्स व्हाइट कलर के, और दोनों ने मिक्स करके कुछ नया तीसरा चीज बनाया जो मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं प्रूव किया गया था। ये दूसरे साइंटिस्ट ने प्रूव किया। मेंडल ने बोला था कि वो फ्लावर या तो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा या तो रिसेसिव, मतलब या तो पर्पल या तो व्हाइट। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने बोला कि ना तो ये फ्लावर व्हाइट है ना तो ये फ्लावर पर्पल है, ये पिंक है, ये नया कैरेक्टर दिखा रहा है। सो दैट इज एक्सेप्शन, दैट इज डेविएशन। ओके, ऑल राइट। सो देन दीज डेविएशंस आर देन डिस्क्राइब्ड एज नियो मेंडलिज्म। और ये जो नए नए डेविएशंस, नए नए एक्सेप्शंस फाइंड आउट हुए, इनको हम बोलते हैं नियो मेंडलिज्म। क्या बोलते हैं हम इनको? नियो मेंडलिज्म। सो चलिए देखते हैं कौन कौन से डेविएशंस थे, क्या क्या बताया मेंडल ने।
लेट अस मूव अहेड। राइट, अब हम देखते हैं जो ब्लू बॉक्स आपको डू यू नो में बताया गया है कि डेविएशंस कौन से थे। मतलब हमने पहले देखा कि मेंडल की फाइंडिंग क्या थी, वहां पर हमने 3 पॉइंट्स देखे। अब हम देख लेते हैं कि जो डेविएशंस थे, जो एक्सेप्शनल केसेस थे, जो दूसरे साइंटिस्ट ने फाइंड आउट करके बताए, उसमें हमको क्या बताया गया है। तो ये ध्यान से देखिएगा। ओके, सो डेविएशंस में हमको फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है, सिंगल ट्रेट सिंगल जीन से मिल रहा था। मेंडल ने हमको क्या बताया था कि कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर आपको एक जीन से मिलता है और एक जीन में 2 अलील्स होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया है, सिंगल ट्रेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल जीन and that single gene has 2 alleles showing interactions like co-dominance and incomplete dominance। हमको मेंडल ने क्या बोला था कि सिंगल ट्रेट जो है, मतलब एक कैरेक्टर एक जीन से मिलता है और उस एक जीन में 2 अलील्स होती है। और सेकेंड पॉइंट में हमको क्या बताया था मेंडल ने कि वो जो 2 अलील्स होती है उनमें से एक डोमिनेंट होती है, एक रिसेसिव होती है, और जो डोमिनेंट होती है सिर्फ उसी का कैरेक्टर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है हमको कि एक कैरेक्टर के लिए एक जीन है, सिंगल ट्रेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल जीन एंड दैट सिंगल gene contains 2 alleles, but those 2 alleles when they interact with each other वो हमको कुछ नया कैरेक्टर दिखाते हैं, and that new phenomenon is known as incomplete dominance और co-dominance। क्या बोलते हैं हम उसको, co-dominance और incomplete dominance। ये वर्ड्स आपने पहले नहीं सुने, ये अब नया आया है। तो these are the deviations, ये exceptions है। मेंडल हमको क्या बताते थे कि 2 alleles में से जो allele dominant होगा सिर्फ वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, लेकिन यहाँ पर ये दूसरे साइंटिस्ट ने हमको क्या बताया कि जब 2 alleles होते हैं उनमें से ना तो डोमिनेंट अलील पूरी तरीके से एक्सप्रेस होता है, ना तो रिसेसिव अलील पूरी तरीके से एक्सप्रेस होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बारे में हम एग्जांपल देखेंगे, पहले ये पॉइंट देख लो। अब सेकंड पॉइंट क्या बताया मेंडल से अलग, सिंगल ट्रेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल जीन एंड समटाइम्स दैट सिंगल जीन कंटेन्स मोर देन 2 अलील्स। देखो अब ये कुछ नया हमको फिनोमिनन सुनने को मिला। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर हम प्लांट के हाइट की बात कर रहे हैं तो प्लांट के हाइट के लिए एक जीन होता है और एक जीन में कितने अलील्स होते हैं, 2 अलील्स होते हैं। मेंडल के हिसाब से हमने अब तक यही पढ़ा है, लेकिन जब साइंटिस्ट ने और भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स के ऊपर स्टडी की तो उनको क्या पता चला कि बहुत बार सिंगल ट्रेट जो है वो सिंगल जीन से मिलता है, लेकिन उस जीन के अंदर 2 से ज़्यादा अलील्स होती है। तो सेकेंड पॉइंट पे हमको यही बताया गया है दैट सिंगल ट्रेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल जीन बट दैट सिंगल जीन कंटेन्स मोर देन 2 अलील्स। उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल एलील्स, जब आपके जीन में 2 अलील से ज़्यादा प्रेजेंट हो। ओके, ऑल राइट। थर्ड पॉइंट मेंडल ने क्या बताया था हमको कि जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं क्रोमोसोम्स पर। ओके, यहाँ पर क्या बताया गया है, सिंगल ट्रेट्स मोर देन 1 जीन्स शोइंग डिफरेंट एपिस्टैटिक इंटरैक्शंस और एडिटिव इफेक्ट। मतलब क्या बताया जा रहा है हमको इधर पे, सेकेंड वाले पॉइंट में हमने क्या देखा कि एक कैरेक्टर के लिए एक जीन प्रेजेंट होती है और उस एक जीन में 2 से ज़्यादा अलील्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा अलील्स प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड पॉइंट में हमको क्या बताया जा रहा है कि आपको जो एक सिंगल कैरेक्टर दिखाई देता है उस सिंगल कैरेक्टर में एक ही जीन, मतलब एक ट्रेट अलग अलग जीन से एक्सप्रेस हो रहा है। क्या बताया जा रहा है, एक जीन, एक कैरेक्टर अलग अलग जीन से एक्सप्रेस हो रहा है। मतलब समझो कि आप प्लांट के हाइट की बात कर रहे हो तो प्लांट के हाइट के लिए ऐसे अलग अलग जीन्स हैं। सो दिस इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। करेक्ट है, यस। आपका एक कैरेक्टर व्हेन मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स, 1 सेकेंड ना, यस, हमको क्या बोला जा रहा है कि जब आपका एक कैरेक्टर मोर देन 1 जीन से एक्सप्रेस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं हम उसको, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इसका ही अपोजिट क्या है, सिंगल जीन इन्फ्लुएंसिंग मेनी कैरेक्टर्स। देखो, एक कैरेक्टर बाय मेनी जीन्स तो इसको बोलेंगे पॉलीजीन। क्या बोलेंगे इसको, पॉलीजीन। और दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है, एक जीन गिव्स मेनी कैरेक्टर, एक जीन गिव्स व्हाट, मेनी कैरेक्टर्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यस, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपी। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को हम, प्लियोट्रॉपी। ओके, मतलब देखो दोनों अपोजिट है। यहाँ पर हमको क्या, पहला पॉइंट क्या बोला गया डेविएशंस का, मेंडल ने बोला था एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है और उस एक जीन में 2 ही अलील्स होते हैं। लेकिन हमको एक्सेप्शनल केसेस में क्या पता चला कि एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है लेकिन उस एक जीन में 2 से ज़्यादा अलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जो हमको कौन सी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, को डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। फिर सेकेंड पॉइंट हमको डेविएशंस का क्या बताया गया, ये सेकेंड पॉइंट हमको डेविएशंस का क्या बताया गया, दैट सिंगल ट्रेट कंटेन सिंगल जीन। एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है बट इट कैन कंटेन मोर देन 2 अलील्स। थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया, सिंगल ट्रेट
कंटेन्स मोर देन टू जीन्स, मतलब एक कैरेक्टर के लिए 2 से ज़्यादा जीन्स। एक कैरेक्टर के लिए क्या बोला जा रहा है कि 2 से ज़्यादा जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है कि एक कैरेक्टर अलग अलग जीन से भी मिलता है, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीजीन, मतलब सिंगल कैरेक्टर बाय डिफरेंट जीन्स। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बताया गया है, एक ही जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को प्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक कैरेक्टर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीपल जीन्स, और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, वन जीन इज रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो जब बहुत सारी जीन्स होती है उसको हम बोलते हैं पॉलीजीन, और जब एक ही जीन होती है लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। क्या बोलते हैं उसको, प्लियोट्रॉपी। यहाँ पर अगर कंफ्यूजन है तो एक एक करके हम इसका थ्योरी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये बॉक्स अच्छे से समझ में आया, इसको अच्छे से समझ लो, 2 बार रीड करो ताकि आपको ये याद हो जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, आई होप आपको ब्लू बॉक्स समझ में आ गया होगा, डू यू नो वाला। अब उसके आगे का थ्योरी देखते हैं, क्या बताया गया हमको यहाँ पर। It was observed that the phenotypic expression of a gene can be modified or influenced by the other gene। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कि जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब जो आपको कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का या एनिमल का, जो कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है कि देखने में ये प्लांट कैसा है, लंबा है कि छोटा है, देखने में इस फ्लावर का कलर कैसा है, पर्पल है कि वाइट है, तो ये जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ऐसा पाया गया कि इन फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट द फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस ऑफ अ जीन कैन बी मॉडिफाइड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर जीन। मतलब हम एक्सटर्नली या नेचुरली भी अपने तरफ से, मतलब हम अपने हिसाब से फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर अलील। These gene interactions are of 2 types, और ऐसे इंटरैक्शंस 2 टाइप के क्लासीफाई किए गए हैं, मतलब 2 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किए गए हैं। फर्स्ट इंटरैक्शन कौन सा बताया गया है, इंट्राजेनिक, और दूसरा इंटरैक्शन कौन सा है, इंटरजेनिक। देखो इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस में क्या बताया गया है, इट अकर बिटवीन द अलील्स ऑफ द सेम जीन। इंट्राजेनिक, जैसे इंट्रा हाउस होता है, इंटर हाउस होता है, तो इंट्रा मतलब क्या होता है कि सेम जीन के अलील्स के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है। क्या बोला मैंने, सेम जीन के अलील्स के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है, मतलब समझो ये हाइट वाला जीन है। कौन सा जीन है ये, हाइट वाला जीन है। ये टॉल प्लांट के लिए, ये डॉर्फ प्लांट के लिए। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन होगा, उस इंटरैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंट्राजेनिक। दोनों क्योंकि एक ही चीज बता रहे हैं, दोनों क्या बता रहे हैं, प्लांट की हाइट। दोनों जीन्स क्या बता रही है हमको, प्लांट की हाइट बता रही है। तो इनके बीच के अलील्स, इनके बीच के अलील्स के बीच में जो इंटरैक्शन होगा, मतलब हमको जो F1 जनरेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। और जब इस F1 जनरेशन का हम सेल्फिंग कराएंगे, मतलब जब हम कुछ ऐसा क्रॉस कराएंगे, सो दिस बिकम्स इंट्राजेनिक। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राजेनिक। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि एक प्लांट प्योर टॉल है, एक प्लांट प्योर डॉर्फ है, और एक प्लांट जो है वो हाइब्रिड है। एक प्लांट क्या है आपका, हाइब्रिड है। सो ये जो हाइब्रिड वाला प्लांट होता है ना, ये देखने में भले ही, मतलब ऐसे मेंडल माना करते थे कि देखने में ये हाइब्रिड प्लांट्स भी टॉल रहेंगे, लेकिन डेविएशंस के हिसाब से, मतलब एक्सेप्शनल केसेस के हिसाब से क्या पाया गया कि ये जो 2 हाइब्रिड वाले प्लांट है, मतलब एक तो प्योर टॉल है तो ये तो सिर्फ टॉल रहेगा, एक प्योर डॉर्फ है तो ये तो सिर्फ डॉर्फ रहेगा, छोटा रहेगा। लेकिन ये जो हाइब्रिड है ये ना तो पूरी तरीके से लंबा रहेगा और ना ही पूरी तरीके से छोटा रहेगा, ये एवरेज हाइट का रहेगा, मतलब मीडियम हाइट, इससे थोड़ा सा छोटा और इससे थोड़ा सा बड़ा। ऐसा डेविएशंस में फाइंड आउट किया गया। मेंडल ने तो इसको भी टॉल ही कंसिडर किया है, लेकिन जो अलग अलग साइंटिस्ट ने डेविएशंस निकाले, उन्होंने क्या बोला कि ये हाइब्रिड जो है ये फिनोटिपिकली टॉल नहीं दिखाएगा, ये एवरेज हाइट दिखाएगा। तो डेविएशंस के लिए उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल लिया। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे क्या बताया गया है। सो इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस क्या होता है, इट अकर बिटवीन द अलील्स ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन के अलील्स के बीच में, मतलब ये एक ही जीन है, इन जीन के अलील्स के बीच में, इन जीन के अलील्स के बीच में जो इंटरैक्शंस हो रहा है उसको हम बोलेंगे इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। उसको वो क्या बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के ऊपर आपको शॉर्ट नोट आता है, तो ये हम थ्योरी में पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, ऑल राइट। इट ऑल्सो अकर्स बिटवीन द मल्टीपल अलील सीरीज ऑफ अ जीन। ये हम आगे भी देखेंगे कि ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस होता है, ये प्रोसेस के अलावा मल्टीपल अलील्स में भी हमको ये देखने को मिलता है। मतलब इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस जो हैं, जो फर्स्ट वाला इंटरैक्शन हम पढ़ रहे हैं इंट्राजेनिक, एक ही जीन के अलील्स के बीच में जो इंटरैक्शंस हो रहा है, ये मल्टीपल अलील्स में भी देखा जाता है। किस में देखा जाता है, मल्टीपल अलील्स के फिनोमिनन में। मल्टीपल अलील्स मतलब क्या होते हैं, जब एक जीन में 2 से ज़्यादा अलील्स प्रेजेंट होते हैं। ओके,
उसके बारे में हम देखेंगे। अब देखो आगे क्या बताया गया है, सेकेंड टाइप इंटरजेनिक। क्या बताया गया है, इंटरजेनिक। पहला इंट्राजेनिक, सेकेंड इंटरजेनिक। इंटरजेनिक या नॉन अलीलिक। नॉन अलीलिक क्या होता है, दो अलग अलग जीन्स। अलीलिक मतलब क्या होता है, एक ही जीन के दो अलील्स। और नॉन अलीलिक क्या होता है, दो अलग अलग जीन्स और उनके दो सेपरेट अलील्स। ओके, सो इंटरजेनिक इंटरैक्शंस दे अकर बिटवीन द अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स। क्या बोला गया हमको यहाँ पर, दे अकर बिटवीन द अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ये इंटरैक्शन दो अलग अलग जीन्स के ऊपर से होगा। क्या होगा, इंटरजेनिक इंटरैक्शंस जो है, ये इंटरजेनिक इंटरैक्शन ये दो अलग अलग जीन्स के बीच का इंटरैक्शन होगा। अब वो दो अलग अलग जीन्स या तो खुद के क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो सकते हैं या तो दो अलग अलग क्रोमोसोम के बीच का इंटरैक्शन है। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान रखो, इंट्राजेनिक इंटरैक्शन मतलब एक ही जीन के अंदर का अलील, मतलब ऐसा ये एक जीन है इसके अंदर का अलील। और इंटरजेनिक मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग जीन्स, जो ये मैं बता रही थी ना, ये इंट्राजेनिक में नहीं आएगा, ये इंटरजेनिक में आएगा। इंटरजेनिक में क्या होगा, ये एक जीन है, ये एक जीन है, इन दोनों के बीच का इंटरैक्शन, सो दिस इज इंटरजेनिक। और ये जब आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, सो दिस इज इंट्राजेनिक। ओके, ऑल राइट। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी, पॉलीजीन्स, एपिस्टैसिस, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एटसेट्रा। सम ऑफ दीज इंटरैक्शंस आर डिस्कस्ड बिलो। तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक में, कि इंट्राजेनिक में क्या होता है, एक ही जीन के दो अलील्स, एक ही जीन के अंदर जो दो अलील्स है वो आपस में इंटरैक्ट करके कुछ कुछ नया बनाएंगे। और इंटरजेनिक में क्या होता है, दो अलग अलग जीन्स के अलील्स एक साथ इंटरैक्ट करके जो नया प्रोसेस हमको देते हैं, नया ऑफस्प्रिंग हमको देते हैं, दैट इज इंटरजेनिक इंटरैक्शंस। तो आपको ये पूरा बेसिक्स थ्योरी का समझ में आया है, क्योंकि अब हम इंट्राजेनिक के जो दो एग्जाम्पल हैं, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इंटरजेनिक का जो एग्जांपल है प्लियोट्रॉपी, उसके बारे में पढ़ेंगे, और मल्टीपल अलील्स के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन वो सब समझने के पहले आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डेविएशंस पढ़ रहे हैं। डेविएशंस मतलब क्या होता है, एक्सेप्शनल केसेस, जो मेंडल का लॉ फॉलो नहीं करता है, जो कुछ नया रिजल्ट देता है। मेंडल ने बोला था कि कभी आपको ब्लेंडिंग नहीं देखने को मिलेगी। ब्लेंडिंग मतलब आपको मिक्सचर नहीं देखने को मिलेगा, या तो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा या तो रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। लेकिन डेविएशंस में हमको क्या पता चला कि मिडल कैरेक्टर भी देखने को मिलता है, मतलब ना तो पूरी तरीके से डोमिनेंट ना तो पूरी तरीके से रिसेसिव, बीच का कुछ कैरेक्टर भी देखने को मिलता है। ये डेविएशंस में पता चला। तो डेविएशन मतलब क्या होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस। यहाँ तक पक्का आपको समझ में आया है, आगे बढ़े, ऑल राइट। तो अब देखिए, जो हमने इंट्राजेनिक इंटरैक्शन पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। इंट्राजेनिक इंटरैक्शन मतलब एक ही जीन के दो अलील्स जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो हमको एक नया एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। मेंडल के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि जब दो अलील्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। ये मेंडल का लॉ था। मेंडल का लॉ क्या था कि जब दो अलील्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। लेकिन डेविएशन में हमको क्या पता चला कि जब दो अलील्स एक साथ इंटरैक्ट करते हैं तो सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है, कुछ ना कुछ एक नया इंटरमीडिएट कैरेक्टर बनता है। क्या बनता है, एक नया इंटरमीडिएट कैरेक्टर बनता है। तो हमने दो फिनोमिनन देखा इंट्राजेनिक डेविएशंस में या इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस में, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक कोडोमिनेंस, और मल्टीपल अलील्स के बारे में भी हम इसके बाद देखेंगे। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के बीच का डिफरेंस क्या है, आपको ये डिस्टिंग्विश बिटवीन के पैटर्न में पूछा जा सकता है, या बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम एक्चुअली दोनों में क्या डिफरेंस है, इसीलिए मैंने ये इस तरीके से लिखकर बताया है। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल होगा। तो अब देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों का पॉइंट हम साथ साथ में पढ़ेंगे ताकि आपको ये साथ साथ में क्लियर होते जाए। फर्स्ट पॉइंट हमको क्या बताया गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, बोथ द अलील्स, एक जीन के अंदर कितने अलील्स होते हैं, दो अलील्स होते हैं। सो बोथ द अलील्स ऑफ अ जीन ऑफ एन अलीलोमॉर्फिक पेयर, मतलब कि एक ही अलील के, मतलब एक ही जीन के दोनों अलील्स, दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स पार्शियली इन F1 हाइब्रिड्स। मतलब क्या बोला जा रहा है कि आप एक कैरेक्टर की बात कर रहे हो, या तो प्लांट का हाइट या तो फ्लावर का कलर। अलीलोमॉर्फिक पेयर मतलब क्या होता है, वन कैरेक्टर। सो व्हेन बोथ द अलील्स ऑफ वन कैरेक्टर एक्सप्रेस देमसेल्व्स पार्शियली, ये पार्शियली का मतलब क्या होता है, आधा आधा, ना तो पूरी तरीके से डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है और ना ही पूरी तरीके से रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, दोनों आधा आधा एक्सप्रेस हो रहे हैं, पार्शियली, ओके, इनकम्प्लीट। सो
When both the alleles express themselves partially in F1 hybrids, that process is known as incomplete dominance. मैंने ये जो वर्ड अंडरलाइन किए हैं, आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी इसी तरीके से प्रेजेंटेशन देना होता है. मतलब जब टीचर आपको बोलती है कि एक टॉपर के बीच में और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, तो दोनों को ही आंसर पता होता है, दोनों को ही कॉन्सेप्ट पता होते हैं, लेकिन मार्क्स उसको ज़्यादा मिलते हैं जो अपने आंसर को सिस्टमैटिक वे से लिखकर प्रेजेंटेशन दे. और प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप पेज पे फूल पत्ते ड्रॉ करो या उसको 10 लाइन बनाकर उसको डेकोरेट करो. प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो ताकि टीचर को चेक करते वक्त अच्छे से हेल्प मिले और वो फटाफट चेक कर सके. और जितना ज़्यादा टीचर को कन्वीनियंट होगा चेक करने के लिए, उतने आपको मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि टीचर का मूड अच्छा होता है जब टीचर को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पेपर चेक करने में. सो व्हेन बोथ द अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स partially मतलब incompletely, then in F1 hybrid, then that process is known as incomplete dominance. एंड कोडोमिनेंस में उसका उल्टा होता है, व्हेन बोथ द अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली. यहाँ पर क्या बोला गया है कि आधा आधा एक्सप्रेशन होगा, मतलब दोनों अलील्स एक्सप्रेस होंगे लेकिन आधे आधे एक्सप्रेस होंगे. और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, दोनों अलील्स एक्सप्रेस होंगे लेकिन इक्वली एक्सप्रेस होंगे. जितना डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस होगा उतना ही रिसेसिव अलील एक्सप्रेस होगा. एक्चुअली कोडोमिनेंस में ना डोमिनेंट और रिसेसिव जैसा फिनोमिनन ही नहीं है, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर रहते हैं. मतलब मेल वाला भी डोमिनेंट रहता है, फीमेल वाला भी डोमिनेंट रहती है, दोनों इक्वली एक्सप्रेस होते हैं. मतलब कोई किसी के सामने झुकना ही नहीं चाहता, नो सप्रेशन, ओनली एक्सप्रेशन. और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, लेकिन रिसेसिव वाला भी बोलता है कि मैं पूरा तरीके से डोमिनेंट को एक्सप्रेस होने नहीं दूंगा, मैं थोड़ा कुछ ना कुछ कैरेक्टर अपना भी डालूंगा. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों आधे आधे जाते हैं, मतलब कि एक कोई भी कैरेक्टर कंप्लीटली नहीं आता है, कुछ नया मिक्सचर बनता है. और कोडोमिनेंस में कुछ नया नहीं बनता है, दोनों कैरेक्टर इक्वली एक्सप्रेस होते हैं. आपको एग्जाम्पल बताऊंगी तो अच्छे से समझेगा. तो पहला पॉइंट में हमने क्या बोला, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स पार्शियली, मतलब इनकम्प्लीटली. एंड इन कोडोमिनेंस बोथ अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली. जितना डोमिनेंट मतलब जितना एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा उतना ही दूसरा कैरेक्टर भी एक्सप्रेस होगा. वन अलील कैन नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर अलील. यहाँ पर क्या बोला गया है कि दोनों अलील्स आधे आधे एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि कोई एक अलील दूसरे अलील को प्रॉपरली सप्रेस कर ही नहीं पा रहा है. अब तक हमने मेंडल के लॉ के हिसाब से क्या देखा था कि जब आप एक टॉल प्लांट को एक डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस करते हो तो टॉल वाला अलील डॉर्फ वाले अलील को पूरी तरीके से दबा देता है. मतलब जब एक लंबा प्लांट एक छोटे प्लांट के साथ क्रॉस होगा तो हमको सिर्फ टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी, मतलब डोमिनेंट अलील ने रिसेसिव अलील को कंप्लीटली दबा दिया, सप्रेस कर दिया. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वन अलील कैन नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर अलील इन F1 हाइब्रिड. यहाँ पे कोई किसी के नीचे नहीं दब रहा है, दोनों अपना अपना थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर्स डाल रहे हैं. कंप्लीटली किसी का भी कैरेक्टर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ नया ही मिक्सचर बन रहा है, क्योंकि दोनों को ही हार नहीं मानना है. और यहाँ पर क्या बताया गया है, बोथ अलील्स आर एक्सप्रेस्ड एंड नॉट नन ऑफ देम इज सप्रेस्ड. तो दोनों में ये पॉइंट सेम है. यहाँ पर भी कुछ सप्रेस नहीं हो रहा है, कोई एक अलील दूसरे अलील को सप्रेस नहीं कर पाता है, और यहाँ पे भी कोई एक अलील दूसरे अलील को सप्रेस नहीं कर पाता है. F1 हाइब्रिड शो इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन. और यहाँ पर क्या होता है, हमको कुछ नया एक्सप्रेशन देखने को मिलता है. ये मेंडल के लॉ से टोटली अगेंस्ट है. मेंडल ने हमको क्या बोला था कि हमको इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स कभी देखने को नहीं मिलेंगे, या तो हमको प्लांट डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाएगा या तो रिसेसिव कैरेक्टर दिखाएगा, वो बीच का कुछ कैरेक्टर दिखाएगा ही नहीं. लेकिन यहाँ पर डेविएशन में क्या बताया गया हमको कि यहाँ पर आपको ना तो डोमिनेंट ना तो रिसेसिव, आपको एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है, दैट इज इंटरमीडिएट कैरेक्टर. कौन सा कैरेक्टर देखने को मिलता है, इंटरमीडिएट. मतलब मेंडल ने क्या किया था, उन्होंने पर्पल फ्लावर लिया और व्हाइट फ्लावर लिया, दोनों को क्रॉस कराया, तो उनको या तो पर्पल फ्लावर देखने को मिला या तो व्हाइट फ्लावर देखने को मिला, पर दोनों का मिक्सचर देखने को नहीं मिला. तो मेंडल ने क्या बोला कि ब्लेंडिंग मतलब इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन कभी नहीं होगा. लेकिन डेविएशंस में हमको क्या पता चला कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं. मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एक दूसरे को सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इस वजह से कुछ नया कैरेक्टर देखने को मिलता है, एंड दैट इज इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन. और कोडोमिनेंस में क्या बताया गया, सच अलील्स विच एक्सप्रेस इक्वली इंडिपेंडेंटली. मतलब यहाँ पर ये जो दो अलील्स रहेंगे हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो दो अलील्स होंगे वो अलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो रहे हैं, कोई एक अलील दूसरे अलील के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. दैट प्रोसेस इज नोन एज कोडोमिनेंट. कोडोमिनेंट मतलब क्या होते हैं, जो दोनों साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं. और यहाँ पर क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से कोई एक अलील एक्सप्रेस नहीं हो रहा है. यहाँ नया कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नया कलर देखने को नहीं मिलेगा. मतलब अगर मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आपको एग्जांपल बताऊं, किसका एग्जांपल बताऊं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पर देखो एक फ्लावर का एग्जांपल लिया गया है, फ्लावर मिराबिलिस जलापा. किसका एग्जांपल लिया है, मिराबिलिस जलापा.
ये एक फ्लावर है, इसके दो तरीके के पेरेंट्स को हमने कंसिडर किया है। एक हमने मेल फ्लावर लिया रेड फ्लावर और एक फीमेल फ्लावर लिया वाइट फ्लावर, या आप कोई भी ले लो, मतलब एक रेड फ्लावर लिया एक वाइट फ्लावर लिया। दोनों का जीनोटाइप क्या है, रेड फ्लावर का कैपिटल R और वाइट फ्लावर का स्मॉल r। दोनों में से गैमेट्स निकाला। गैमेट्स कैसे निकालते हैं, जब अलील सेम होते हैं तो उसमें से एक गैमेट लिया जाता है। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं हम, क्योंकि हम मोनोहाइब्रिड मतलब एक ही कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ कलर ले रहे हैं। ओके, अब इन दोनों को जब मैं क्रॉस करूंगी तो मुझे F1 जनरेशन जो मिलेगा, इस F1 जनरेशन में मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल ने जब दो हरे वटाने के दो प्लांट्स को क्रॉस किया, पर्पल और वाइट, तो मेंडल को पर्पल कलर का फ्लावर देखने को मिला F1 जनरेशन में। लेकिन मुझे यहाँ पर जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, मतलब हमारे साइंटिस्ट ने जब मिराबिलिस जलापा के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको क्या देखने को मिला, जब उन्होंने रेड और वाइट फ्लावर को क्रॉस किया तो जीनोटिपिकली ये कैसे दिखाई दे रहा है कि कैपिटल R है इधर पे, तो मतलब दिखने में ये रेड होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली ये रेड नहीं निकला और ना ही ये वाइट निकला। ये एक्चुअली कैसे दिख रहा है, नया पिंक दिख रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या समझे हम कि मेंडल ने कुछ गलत नहीं बताया, मेंडल ने जो ऑब्जर्व किया उन्होंने वही बताया। मेंडल ने पर्पल फ्लावर लिया और वाइट फ्लावर लिया, दोनों को क्रॉस किया तो उसको पर्पल फ्लावर मिला। तो मेंडल ने यही बोला ना कि डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। लेकिन डेविएशन में क्या प्रूव हुआ कि रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर, मिराबिलिस जलापा का जब रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर हम क्रॉस कर रहे हैं तो हमको रेड नहीं मिल रहा है, मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर है हमको वो देखने को नहीं मिल रहा है, हमको दोनों का मिला के एक नया फ्लावर देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज पिंक कलर्ड फ्लावर। और यहाँ पर मतलब इस फिनोमिनन को आधा इसका कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, आधा रिसेसिव का कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, तो इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन। देखो बहुत बार क्या हो जाता है, लोगों को लगता है कि अरे साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी कर ली है, ये इन्वेंशन कर लिया, अब मेरे लिए कोई स्कोप ही नहीं बचा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये डेविएशंस हमको पता ही नहीं चलते। मेंडल ने वैसे तो जेनेटिक इनहेरिटेंस के बारे में बता दिया था, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने प्रूव किया ना कि जरूरी नहीं है कि हर एक प्लांट मेंडल का लॉ फॉलो करे। जैसे कि यहाँ पर मेंडल ने बोला था कि आपको इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन हमने एक्सेप्शन ढूंढ के निकाला ना। तो साइंस कभी भी लिमिटेड नहीं होता, इट इज अनलिमिटेड। बस आपके अंदर उतना डेडिकेशन होना चाहिए कि आप किसी को रॉन्ग प्रूव कर सको। जरूरी नहीं है कि सामने वाले को रॉन्ग प्रूव करो, अपने आप को राइट प्रूव करो। क्या होता है कि सामने वाला भी राइट हो सकता है, आप भी राइट हो सकते हो। ओके, वो आपने सुना ही होगा कि 6 को अगर मैं ड्रॉ करूं, समझो मैंने ग्राउंड पे ऐसे 6 लिखा है, अगर एक इंसान इधर खड़ा है तो उसको वो 9 दिखेगा और दूसरे इंसान को वो 6 दिखेगा। दोनों ही अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है, तो इसका कोई जस्टिफाइड आंसर नहीं है। ओके, सो यहाँ पर वही बताया गया है कि मेंडल के हिसाब से हमको इंटरमीडिएट एक्सप्रेशंस कभी नहीं मिले, लेकिन डेविएशन में ये प्रूव हुआ कि हमको जो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव कैरेक्टर क्रॉस करने के बाद क्या मिल रहा है, हमको एक नया कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, दैट इज इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन। और जब इसका हमने F2 जनरेशन किया, F2 जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं। तो जब मैंने इसका सेल्फिंग किया तो सेल्फिंग करने के बाद मुझे क्या देखने को मिला, जीनोटाइपिक रेशियो सेम देखने को मिला, 1:2:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल का जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते थे तो हमको फिनोटिपिक रेशियो कैसा देखने को मिलता था, मेंडल के अकॉर्डिंग फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1। मेंडल के अकॉर्डिंग फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1। मतलब 3 आपको टॉल और 1 आपको ड्वार्फ देखने को मिलेगा, मतलब 3 डोमिनेंट और 1 रिसेसिव कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। लेकिन डेविएशंस में क्या हमको प्रूव हुआ कि यहाँ पर कोई भी मतलब ऐसे फिनोटिपिकली डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक नया इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है। तो जब आप सेल्फिंग करोगे F2 जनरेशन का तो देखो आपको क्या मिलेगा, जीनोटिपिक रेशियो एक प्रॉपर रेड दिखाई दे रहा है जो डोमिनेंट रेड है, और 2 इंटरमीडिएट एक्सप्रेशंस दिखा रहे हैं, मतलब पिंक कलर के फ्लावर देखने को मिल रहे हैं और एक रेड कलर स्मॉल मतलब वाइट कलर का फ्लावर देखने को मिल रहा है। सो जो फिनोटिपिक रेशियो, जो जीनोटिपिक रेशियो है वही फिनोटिपिक रेशियो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो ये डिफरेंस है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बीच में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटिपिक रेशियो सेम है, दोनों में 1:2:1 होता है जीनोटिपिक रेशियो। लेकिन फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या है, 3:1, और यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:1, क्योंकि यहाँ पर हमको एक नया कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। ये पिंक कलर का एक नया फ्लावर देखने को मिल रहा है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हमको नया कलर नहीं देखने को मिल रहा था, हमको डोमिनेंट कलर ही देखने को मिल रहा था। ये अच्छे से समझ में आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। प्लीज़ प्रीवियस सेशंस देखो, पहले के वीडियोस देखो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, तो ही आपको आज का सेशन समझ में आएगा, नहीं तो सब सर के ऊपर से बाउंसर जाएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ कि मेंडल ने हमको क्या एक्सपेरिमेंट बताया था कि मेंडल के अकॉर्डिंग कभी भी आपको 2 कैरेक्टर्स मिक्स होकर नया कैरेक्टर नहीं मिलेगा। ये
मेंडल ने बोला था, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने उसका अपोजिट प्रूव करके दिखाया कि दो कैरेक्टर्स मिक्स होके एक नया इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, और ये उसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। कोडोमिनेंस में हमने क्या बोला कि दोनों जीन्स इक्वली एक्सप्रेस हो रही है, मतलब यहाँ पर कुछ नया कलर देखने को नहीं मिलेगा आपको, दोनों का इक्वल एक्सप्रेशन मतलब पैचेस के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि एक एग्जाम्पल ले लो कोट कलर इन कैटल्स, एक काऊ बफेलो का एग्जाम्पल ले लो। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पर रेड कलर का बफेलो लिया है और सॉरी रेड कलर का बुल लिया है और व्हाइट कलर की काऊ ली है। मैंने क्या लिया है, रेड कलर का बुल लिया है और व्हाइट कलर की काऊ ली है। अब इन दोनों को जब मैं क्रॉस करूंगी तो ऐसा इमेजिन करो कि जो आपका रेड कलर का एनिमल है वो पूरी तरीके से रेड है और व्हाइट कलर का जो एनिमल है वो पूरी तरीके से व्हाइट है। तो यहाँ पर देखो दोनों कैरेक्टर्स डोमिनेंट है, कोई भी रिसेसिव नहीं है क्योंकि दोनों का जीनोटाइप अलग अलग है। ओके, सो जब इन दोनों को मैं क्रॉस करूंगी तो मुझे एक ऐसा एनिमल देखने को मिलेगा, मतलब इमेजिन करो कि ये वाला एनिमल पूरी तरीके से रेड है। क्या है, ये पूरी तरीके से रेड है और ये वाला एनिमल पूरी तरीके से वाइट है। कैसा है, ये एनिमल पूरी तरीके से वाइट है। और जो मुझे ये नया एनिमल देखने को मिल रहा है रोन, ये कैसा होगा, या तो ऐसा होगा कि मतलब इसका बॉडी ब्लैक कलर का होगा और बीच बीच में आपको वाइट स्पॉट, मतलब रेड कलर का होगा और बीच बीच में वाइट स्पॉट्स देखने को मिलेंगे आपको। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि बॉडी वाइट कलर का हो और बीच बीच में रेड स्पॉट्स देखने को मिले। सो दोनों कलर एक्सप्रेस हो रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, दोनों जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, बोथ अलील्स आर एक्सप्रेस्ड। इसको रेड समझो, ये ब्लैक को रेड समझो और ऑरेंज को वाइट समझो। तो आपको जो ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेगा यहाँ पे कुछ नया कलर नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पर यही कलर्स है, बस दोनों कलर ने अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस किया है। बुल ने बोला मुझे मेरा कैरेक्टर भी डालना है, काऊ ने बोला मुझे मेरा कैरेक्टर भी डालना है, तो दोनों ने अपना कैरेक्टर्स इक्वली 50-50% कॉन्ट्रीब्यूट किया। इस वजह से हमको कोई नया कलर नहीं मिला, जो ओरिजिनल कलर्स थे वही कलर लेकिन एक साथ देखने को मिल रहे हैं ऑफस्प्रिंग में, और उसको हम बोलते हैं रोन। ओके, अब मैं इसका जब सेल्फिंग कराऊंगी, जब मैं अपने F1 जनरेशन का सेल्फिंग कराऊंगी, F2 जनरेशन निकालूंगी, तो सेम जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में था वैसे यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ लास्ट में। सो F2 जनरेशन में भी मुझे सेम मिला 1:2:1 इसका जीनोटाइप रेशियो, मतलब एक प्योर रेड देखने को मिला ऑफस्प्रिंग। दो ऑफस्प्रिंग्स मुझे रोन कलर के देखने को मिले, रोन मतलब ऐसे मिक्सचर वाले, और एक ऑफस्प्रिंग मुझे प्रॉपर व्हाइट कलर का देखने को मिला। तो अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में क्या फर्क है, आप लोग सोच रहे होगे कि मैम दोनों का तो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको एक नया कलर देखने को मिल रहा है, इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर टोटल 3 कलर के ऑफस्प्रिंग्स आपको मिल रहे हैं। मैंने पेरेंट्स रेड और व्हाइट लिए थे लेकिन मुझे ऑफस्प्रिंग क्या मिला, पिंक, मतलब टोटल 3 कलर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। और कोडोमिनेंस में क्या हो रहा है, हमको कोई इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिल रहा है, दोनों जीन्स इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर अभी भी मतलब कैसा होगा, अगर आपका पेरेंट वाला काव, मेल काव पूरा ब्राउन कलर का था और फीमेल काव पूरी वाइट कलर की थी, तो जो बच्चा होगा ना उसका पूरा बॉडी वाइट कलर का होगा और बीच बीच में ब्राउन पैचेस होंगे, या फिर पूरा काव ब्राउन कलर का होगा और बीच बीच में वाइट पैचेस होंगे। मतलब हमको कंप्लीटली एक नया काव नहीं मिल रहा है, मतलब नया कलर नहीं मिल रहा है, हमको पेरेंट के ओरिजिनल कलर्स ही मिल रहे हैं पैचेस के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में मिल रहे हैं, पैचेस के फॉर्म में, और उन पैच्ड फॉर्म को हम बोलते हैं रोन कलर। क्या बोलते हैं उसको हम, रोन कलर। अगर आपने अपने नेटिव प्लेस में, गांव वगैरह में, विलेज वगैरह में देखा होगा तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को लाइव देखने को मिलेंगे, पैचेस वाली काउज आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। याद रखो कोडोमिनेंस मतलब क्या होता है, दोनों अलील्स इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं, नया कैरेक्टर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर दोनों अलील्स पार्शियली मतलब इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस हो रहे हैं, इस वजह से एक नया कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। दोनों का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम है, लेकिन अगर आपको बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस, तो आप क्या बोलोगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 3:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है 1:2:1, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है 3:1, क्योंकि फिनोटिपिकली हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तीन जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाते हैं, लेकिन इधर पे हमने क्या देखा कि यहाँ पर कोई डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे हमको एक नया इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है। मैं जितना सिंपल भाषा में हो सकता था उतने सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर भी आपको नहीं समझा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, या पहले एक बार टेक्स्ट बुक का थ्योरी रीड करो और प्रीवियस वीडियोस देखो, तो मैं गारंटी देती हूँ कि डेफिनेटली आपको समझेगा। आपको याद क्या रखना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में क्या डिफरेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपका जो
ऑफस्प्रिंग मिलता है वो नया कलर दे रहा है, और कोडोमिनेंस में कोई नया कलर नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स के कलर ही मिल रहे हैं, बस पैचेस पैचेस के फॉर्म में मिल रहा है, कोई नया कलर मिक्स होके एक पूरा कंप्लीट न्यू कलर का काउ नहीं मिल रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ये अच्छे से लिख लो, इसको समझ लो डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्म में, ताकि आपको ये अच्छे से याद रह सके। ओके तो अब देखिए हम मल्टीपल अलील्स और प्लियोट्रॉपी के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे और फिर थ्योरी का पार्ट कवर करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल अलील्स और प्लियोट्रॉपी के बीच में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस कि ये इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस में आता है और ये इंटरजेनिक इंटरैक्शन में आता है। इंट्राजेनिक मतलब एक ही जीन के अंदर अलील्स के बीच का इंटरैक्शन, और यहाँ पर प्लियोट्रॉपी इंटरजेनिक मतलब दो अलग अलग जीन्स के बीच का इंटरैक्शन। ओके अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या दिया गया है, मल्टीपल अलील्स को अच्छे से समझ लो। मल्टीपल अलील्स मतलब क्या होता है, एक ही जीन है लेकिन उस जीन के नॉर्मली दो अलील्स होते हैं, पर मल्टीपल अलील्स में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि दो अलील्स से ज्यादा अलील्स है। क्या देखने को मिल रहा है कि दो अलील्स से ज्यादा अलील्स प्रेजेंट है, ये हमको मल्टीपल अलील्स में देखने को मिल रहा है। तो देखो मल्टीपल अलील्स में क्या हमको देखने को मिल रहा है, सम जीन्स हैव मोर देन 2 अलील्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक ड्रोसोफिला, एक इंसेक्ट है ड्रोसोफिला, उसका अगर हम एग्जांपल लें, उसकी विंग्स का एग्जांपल लें, तो ड्रोसोफिला के विंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए 2 से ज़्यादा अलील्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जो ड्रोसोफिला के विंग्स के लिए जो नॉर्मल जीन है वो जीन कौन सी है, वीजी। ड्रोसोफिला के विंग्स के लिए जो जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल है वो जीन कौन सी है, वीजी। लेकिन इस वीजी के हमने नॉर्मली क्या पढ़ा है कि किसी भी कैरेक्टर के लिए एक जीन प्रेजेंट होता है। जैसे कि प्लांट की हाइट के लिए एक ही जीन प्रेजेंट है, टी, और एक जीन के अंदर 2 अलील्स होते हैं। ओके तो किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जीन प्रेजेंट होता है उस जीन के अंदर 2 अलील्स होते हैं। ऑलराइट तो यहाँ पर भी वैसे ही बताया गया है कि ड्रोसोफिला के विंग्स के लिए एक जीन है लेकिन इस जीन के मल्टीपल अलील्स हैं। क्या है, बहुत सारे, 2 से ज़्यादा अलील्स हैं। हमने 2 अलील्स के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर 2 से ज़्यादा अलील्स दिए गए। तो देखो कौन कौन से अलील्स है और क्या बताया गया है। सबसे पहले देखो वीजी प्लस अगर है तो मतलब वो डोमिनेंट अलील है, और अगर वीजी नॉर्मल वीजी है तो वो रेसेसिव अलील है। वीजी मतलब क्या होता है, वेस्टिजियल। वीजी मतलब क्या होता है, वेस्टिजियल, यूजलेस, किसी काम का नहीं है। सो वीजी प्लस है मतलब हमारे ड्रोसोफिला के पास नॉर्मल विंग्स है। वीजी प्लस है मतलब क्या है, हमारे ड्रोसोफिला के पास नॉर्मल विंग्स है। मतलब अगर आपको ड्रोसोफिला नॉर्मल विंग्स के साथ दिखाई दे रहा है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, वीजी प्लस। अगर समझो ड्रोसोफिला जो एक छोटा सा मक्खी होता है, अगर ड्रोसोफिला के विंग्स निक्ट है, निक्ट मतलब बीच में से कट है, तो वो उसका जीनोटाइप क्या होगा, VGNI। उसका जीनोटाइप क्या होगा, VGNI। अगर आपके ड्रोसोफिला के पास नॉच्ड विंग्स है, नॉच्ड विंग्स मतलब नीचे से ऐसे फोल्डेड है, आपके ड्रोसोफिला टेक्स्ट बुक में आपको डायग्राम दिया गया है, प्लीज देखो तो अच्छे से इमेजिनेशन होगा। अगर आपके ड्रोसोफिला का विंग्स नीचे से फोल्ड किया हुआ है, नॉच्ड विंग्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका जीनोटाइप क्या है, VGNO। और अगर आपके ड्रोसोफिला का विंग्स एकदम स्ट्रैप जैसा है, जैसे शू लेस होती है ना, एकदम ढिल्ला सा ऐसे टूटा हुआ, सो अगर आपके ड्रोसोफिला का विंग स्ट्रैप जैसा है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, VGST। और अगर आपके ड्रोसोफिला के पास विंग्स ही नहीं है, मतलब एकदम यूजलेस या विंग्स का जैसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे वेस्टिजियल विंग्स। क्या बोलेंगे हम उसको, वेस्टिजियल विंग्स। और उसका जीनोटाइप क्या होगा, सिर्फ VG। सो एक जीन के लिए बहुत सारे अलील्स प्रेजेंट है, मतलब एक कैरेक्टर सिर्फ विंग्स का कैरेक्टर बताने के लिए इतने सारे अलील्स प्रेजेंट है। तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं मल्टीपल अलील्स। क्या बोलते हैं इस फिनोमिनन को, मल्टीपल अलील्स। आपके टेक्स्ट बुक में एक और एग्जाम्पल सिर्फ नाम दिया गया है कि मल्टीपल अलील्स के लिए ABO ब्लड ग्रुपिंग का भी एग्जांपल आप ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने ABO ब्लड ग्रुपिंग बताया है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला अभी नहीं देखेंगे, वो बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पर देखो कि ब्लड ग्रुप कैसे बताया गया है। 4 आपके जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप बताने के लिए जीन कौन सा होता है, I। जीन कौन सा होता है, I। लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा अलील है, मतलब आपने I जीन लिया, अब वो I जीन के साथ कौन सा अलील प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 3 टाइप के अलील्स है। जैसे हमने ड्रोसोफिला के विंग्स के लिए देखा कि 5 टाइप के अलील्स है, वैसे ब्लड ग्रुप के लिए 3 टाइप के अलील्स है। अगर I के ऊपर A है, मतलब I के ऊपर कैपिटल A है, मतलब एंटीजन है, I के पास A एंटीजन है तो वो A ब्लड ग्रुप होगा। I के पास B एंटीजन है तो वो B ब्लड ग्रुप होगा। और अगर I के पास O एंटीजन है, मतलब नो एंटीजन, O मतलब क्या होता है, नो एंटीजन, इस I-O को आप स्मॉल I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इस I-O को आप स्मॉल I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई, आपके सेल के ऊपर, RBC के ऊपर, रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, मतलब वो क्या है, आपका O ब्लड ग्रुप है। मतलब नो एंटीजन मतलब O ब्लड ग्रुप। एंटीजन मतलब क्या होता है, एंटीजन के 2 टाइप्स होते हैं। एंटीजन, एक एंटीजन क्या होता है जो बाहर से फॉरेन बॉडी, आपकी बॉडी में आता है,
फॉरेन पार्टिकल, उसको हम एंटीजन बोलते हैं, जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, केमिकल प्रोड्यूस करती है, मतलब बैक्टीरिया वायरस को हम एंटीजन बोलते हैं, एक वो एंटीजन होता है। और एक दूसरा एंटीजन कौन सा होता है, आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर एक पार्टिकल बैठा हुआ होता है, उसको भी हम एंटीजन बोलते हैं, जो हमको ब्लड ग्रुप बताने में हेल्प करता है। तो हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर दो एंटीजन होते हैं, या तो ए एंटीजन या तो बी एंटीजन, और एक होता है RH एंटीजन। मैं फिर से बोल रही हूँ, ब्लड ग्रुप कैसे पता करते हो उसके बारे में डिटेल अभी पढ़ के फायदा नहीं है आपको, वो है नहीं, टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ उसका मल्टीपल अलील से क्या लेना देना है वो देखो। तो देखो, हमने क्या बोला था कि एक जीन के 2 अलील्स होते हैं, लेकिन इधर पे क्या बताया जा रहा है, एक जीन के 3 अलील्स बताए जा रहे हैं। तो देखो, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, समझो आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा, या तो आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर दोनों ए एंटीजन वाले अलील्स होंगे, मतलब IA होगा, या तो फिर आपके ब्लड RBC के ऊपर एक I वाला एंटीजन होगा और एक स्मॉल I होगा। क्या होगा, एक I कैपिटल A होगा और एक स्मॉल I होगा। ओके, अगर आपका ब्लड ग्रुप B है तो आपका जीनोटाइप इस तरीके से होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप AB है तो आपका जीनोटाइप ऐसा होगा, IA IB, यहाँ पर स्मॉल I नहीं आएगा। ओके, क्योंकि दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट है। और अगर आपका ब्लड ग्रुप O है, मतलब आपके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो आपका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, स्मॉल I। तो बेसिकली ये A और B के लिए देखो, हमने 3 टाइप के एंटीजन यूज किए हैं, IA या स्मॉल I। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 अलग टाइप के, ह्यूमन ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए 3 अलग अलग टाइप के एंटीजन यूज हो रहे हैं, 2 से ज़्यादा अलील्स यूज हो रहे हैं। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीपल अलील्स। क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को, मल्टीपल अलील्स। अब इसी तरीके से प्लियोट्रॉपी में देखो, यहाँ पर हमने क्या बोला, एक जीन के मल्टीपल अलील्स है। यहाँ पर प्लियोट्रॉपी में क्या होगा, यहाँ पर भी एक ही जीन है जो अलग अलग फंक्शन कंट्रोल कर रही है, लेकिन उसके मल्टीपल अलील्स नहीं है, उसके 2 ही अलील्स है। यहाँ पर एक ही जीन के मल्टीपल अलील्स है, और ये एक जीन एक ही कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। मतलब ड्रोसोफिला का विंग्स एक ही कैरेक्टर डिसाइड हो रहा है एक जीन से, लेकिन इस जीन के मल्टीपल अलील्स है। यहाँ पर भी एक जीन से क्या हो रहा है, एक जीन से 2 कैरेक्टर्स डिसाइड हो रहे हैं। यहाँ से एक जीन से एक ही कैरेक्टर डिसाइड हो रहा है, यहाँ पर एक जीन से मोर देन 1 कैरेक्टर डिसाइड हो रहा है। कैसे, देखो, 1 जीन इज एबल टू अफेक्ट मल्टीपल फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। हाउ, फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल मतलब आपका RBC अनडेवलप्ड होता है, या RBC का सेल, आपका RBC नॉर्मली सर्कुलर होना चाहिए, लेकिन अगर RBC आपका इस तरीके का है, चांद जैसा बन गया है, चंदा मामा जैसा, हाफ मून, तो इसका मतलब आपका RBC डैमेज हो गया है। तो जिन लोगों के RBC सेल्स डैमेज होते हैं उनको हम सिकल सेल डिजीज है ऐसा बोलते हैं। और जिनको सिकल सेल डिजीज होती है उनके पास कौन सा जीन होता है, HBS जीन। कौन सा जीन होता है, HBS जीन। यही जीन है हमारा करता धरता, मतलब ये एक जीन हमको 2 कैरेक्टर देगा। अगर ये जीन किसी नॉर्मल पर्सन के अंदर है, मतलब समझो अगर किसी का जीनोटाइप ऐसा है, HbA HbS, HbA मतलब क्या होता है, नॉर्मल ब्लड, और HbS मतलब क्या होता है, सिकल सेल। अब अगर दोनों, एक इंसान के पास दोनों जीन है, एक HbA है और एक HbS है, तो वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा बन जाएगा कैरियर। वो हमारा क्या बन जाएगा, कैरियर। मतलब अगर किसी के पास एक HbA है और एक HbS है तो वो हमारा बन जाएगा कैरियर। और अगर किसी के पास दोनों HbA वाला जीन है तो ये सबसे हेल्दी जीन होता है। अगर दोनों के पास HbA वाला जीन है तो ये हेल्दी जीन होता है। HbA इज द डोमिनेंट जीन एंड HbS इज द रिसेसिव जीन। अगर किसी के पास दोनों HbA है तो मतलब वो नॉर्मल है, वो हेल्दी पर्सन है, उसके RBC कंप्लीट राउंड है। अगर किसी के पास एक HbA है और एक HbS है तो मतलब उसका आधा ब्लड सेल्स, मतलब उसके पास सिकल सेल होने की कैपेसिटी है, वो आगे जाके कभी भी सिकल सेल हो सकता है। या अगर उस कैरियर की किसी दूसरे कैरियर से शादी करा दी, मतलब ऐसा इमेजिन करो कि ये आपका सिकल सेल वाला जीन है, अब मैंने 2 कैरियर्स की शादी कराई है, मतलब दोनों हेल्दी इंडिविजुअल है, लेकिन दोनों के पास एक एक कैरियर मॉलिक्यूल है, मतलब एक एक HbS जीन है। तो क्या होगा, अगर मैंने 2 ऐसे पेरेंट्स लिए जो सिकल सेल कैरियर है और उनका अगर मैंने क्रॉस कराया, तो अगर उनके 4 बच्चे हुए तो उनमें से जो एक बच्चा होगा वो क्या होगा, मर जाएगा। क्योंकि उसके पास, जब हम क्रॉस करा के रिप्रोडक्शन का ऑफस्प्रिंग्स का रेशियो निकालते हैं तो हमको रेशियो कैसा दिखाई देता है कि अगर 2 कैरियर्स की हम शादी कराते हैं तो उनके 4 बच्चे अगर हुए तो उसमें से जो एक बच्चा होगा वो नॉर्मल होगा, एक बच्चा क्या होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि उसके पास दोनों HbA के जीन होंगे। उनके 2 बच्चे क्या होंगे, कैरियर होंगे। कैरियर मतलब उनको खुद को सिकल सेल नहीं होगा, लेकिन अगर 2 कैरियर आपस में मिले तो उनके बच्चे को सिकल सेल हो सकता है। सो 2 बच्चे जो है वो कैरियर होंगे, मतलब उनके पास एक नॉर्मल जीन होगा और एक सिकल सेल वाला जीन होगा, और एक बच्चा जो है उसके पास दोनों सिकल सेल वाला जीन आएगा, जिसके वजह से उसका RBC डेवलप्ड ही नहीं होगा। और RBC का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है,
बच्चे का अगर ब्लड सेल ही प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है तो बच्चा मर जाएगा। तो इस वजह से आपका प्लियोट्रॉपी का फिनोटिपिक रेशियो कैसा होता है 1:2। मतलब नॉर्मली फिनोटिपिक रेशियो हम क्या पढ़ते हैं 3:1 या 1:3 ऐसा पढ़ते हैं, मतलब 3 डोमिनेंट रहता है और 1 रिसेसिव रहता है। लेकिन यहाँ पर एक जो है वो क्या हो जा रहा है, वो मर जा रहा है। तो फिनोटिपिक रेशियो इसका क्या होगा 1:2, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो में ये लास्ट वाला 1 बताना है कि जो लास्ट वाला बच्चा था उसको अनेमिया था और इस वजह से वो मर गया। तो फिनोटिपिक मतलब देखने को नहीं मिल रहा, मर गया मतलब खत्म हो गया, सो फिनोटिपिकली डेड है। तो फिनोटिपिक रेशियो 1:2 है, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो कैसा है 1:2:1 है। जीनोटाइप में हमको उसका जीनोटाइप कैरेक्टर बताना होता है, वो जिंदा है कि मर गया उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका जीनोटाइपिक कैरेक्टर क्या था वो बताना होता है। फिनोटिपिक कैरेक्टर में ये फर्क पड़ता है कि वो मर गया कि जिंदा है, क्योंकि सामने दिखेगा तो उसको काउंट करेंगे ना, क्योंकि फिनोटाइप का मतलब ही होता है दिखना। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक जीन उसने पूरा गेम पलट दिया। HbS जीन अगर HbA जीन के साथ क्रॉस हो रहा है तो वो कैरियर बन रहा है, मतलब वो अभी भी हेल्दी है। लेकिन अगर HbS जीन के साथ क्रॉस हो रहा है तो क्या हो रहा है, बच्चा मर जा रहा है। तो एक जीन से 2 कैरेक्टर डिसाइड हो रहे हैं, या तो आपका बच्चा नॉर्मल रहेगा, या तो आपका बच्चा कैरियर रहेगा, और या तो फिर बच्चा मर जाएगा। तो एक जीन से मोर देन वन कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, इसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। मल्टीपल अलील्स में क्या होता है, एक जीन से एक कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है लेकिन उस जीन के मल्टीपल अलील्स हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जीन से मोर देन वन कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब या तो बच्चा नॉर्मल होगा, या तो कैरियर होगा, या तो मर जाएगा। और उस जीन से मतलब एक मोर देन वन कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। आपको अच्छे से समझ में आया, मल्टीपल अलील्स, वन कैरेक्टर वन जीन, मेली अलील्स। प्लियोट्रॉपी में 1 जीन मोर देन 1 कैरेक्टर। प्लियोट्रॉपी में ये देखो डेविएशंस है, मेंडल ने हमको क्या बोला था, एक जीन के पास 2 ही अलील हो सकता है, लेकिन इधर उल्टा प्रूफ हो गया, एक जीन के पास 2 से ज्यादा अलील है, इसलिए ये एक्सेप्शन है। मेंडल ने क्या बोला था, एक जीन से एक ही कैरेक्टर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जीन से 3 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, एक जीन से क्या हो रहा है 3 कैरेक्टर मिल रहा है। HbS अगर HbA के साथ बाइंड हुआ तो आपका बच्चा कैरियर, HbS अगर बाइंड ही नहीं हुआ, सिर्फ HbA अगर साथ में आया तो आपका बच्चा नॉर्मल, और अगर HbS दोनों पेरेंट्स का सिकल सेल वाला कैरियर जीन साथ में आ गया तो बच्चा मर जाएगा। मतलब एक जीन से 3 कैरेक्टर डिसाइड हो रहे हैं। मेंडल ने बोला था एक जीन से एक ही कैरेक्टर मिलेगा, एक्सेप्शनल केस हमको क्या मिला, एक जीन से 3 कैरेक्टर मिला, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डेविएशन। सो दिस इज प्लियोट्रॉपी, 1 जीन more than 1 character, this is multiple allele, 1 gene 1 character but more than 2 alleles. Okay, this is intragenic interaction, this is intergenic interaction. ये आपको अच्छे से समझ में आया है, तो चलो थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी में क्या बताया गया मल्टीपल alleles के, more than 2 alternative forms of a gene in a population occupying the same locus on a chromosome or its homologue are known as multiple alleles। मतलब एक ही जीन, क्या बोला जा रहा है इसमें, एक ही जीन के पास एक से ज्यादा अलील्स, एक ही जीन के पास 2 से ज्यादा अलील्स जब प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल अलील्स। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब एक ही क्रोमोसोम पे जहां आपका एक जीन प्रेजेंट है, उसी एक जीन के पास टेक्निकली 2 अलील्स होने चाहिए थे, लेकिन हमको क्या देखने को मिला ड्रोसोफिला के विंग्स के एग्जाम्पल में कि एक जीन के पास 2 से ज्यादा अलील्स सेम जगह पर प्रेजेंट है। ओके, मल्टीपल अलील्स अराइज बाय म्यूटेशंस ऑफ द वाइल्ड टाइप ऑफ जीन। ये मल्टीपल अलील्स आपको नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर ये म्यूटेशन के बाद देखने को मिलती है। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, जब जानबूझकर हम किसी एनिमल के डीएनए में चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो दैट इज नोन एज म्यूटेशन, सडन चेंज और पर्पसफुल चेंज, जानबूझकर आप डीएनए चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। अ जीन कैन म्यूटेट सेवरल टाइम्स प्रोड्यूसिंग अ सीरीज ऑफ अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन। और म्यूटेशन कितने बार भी हो सकता है, जिसके वजह से आपको अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। Different alleles in a series show dominant recessive relation और may show co-dominance और incomplete dominance among themselves। अभी alleles के वजह से आपको अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं फिनोटिपिकली, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है, रिसेसिव कैरेक्टर देखने को मिलता है, को-डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। वाइल्ड टाइप इज डोमिनेंट ओवर ऑल द अदर म्यूटेंट अलील्स। तो जो सबसे ज्यादा पहला वाला अलील होता है जो म्यूटेशन के पहले देखने को मिलता है, दैट इज वाइल्ड टाइप, मतलब ओरिजिनल अलील, वो अलील डोमिनेंट रहता है, और म्यूटेशन करने के बाद जो अलील्स मिलते हैं वो अलील्स रेसेसिव होते हैं। ओके, in Drosophila a large number of multiple alleles are known, the size of the wings from normal wings to vestigial wings।
just stumps is due to one allele in homozygous condition. The normal wing is wild type while vestigial wing is recessive type. समझ में आया? तो जो ओरिजिनल विंग है वो वाइल्ड टाइप होता है, मतलब वो नेचुरल होता है, और म्यूटेशन करने के बाद जो हमको टाइप्स मिलते हैं, जो अलील्स मिलते हैं, दैट इज रिसेसिव वन. म्यूटेशन मतलब क्या? किसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के वजह से या किसी केमिकल प्रोडक्ट के वजह से डीएनए में चेंजेस हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन. ओके, म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन डीएनए, उसके वजह से आपके जीन के अंदर का अलील्स चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल अलील्स. आगे क्या बताया गया है, आप डायग्राम देख लीजिएगा टेक्स्ट बुक में. प्लियोट्रॉपी का थ्योरी क्या बताया गया है? व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल्स 2 और मोर डिफरेंट कैरेक्टर्स. मैंने आपको पहले ही बोला प्लियोट्रॉपी में क्या हो रहा है, एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है. सो व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल्स 2 और मोर डिफरेंट ट्रेट्स, इट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी और प्लियोट्रॉपिज्म. द फिनोटाइपिक रेशियो इज 1:2. प्लियोट्रॉपी में फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 1:2 इंस्टेड ऑफ 3:1. क्यों? क्योंकि एक बच्चा मर जा रहा है, इसीलिए सिर्फ 1:2. द डिजीज सिकल सेल अनेमिया इज कॉज्ड बाय अ जीन HBS. यहाँ पर हमारा मेन जीन कौन सा है? HBS. उसके वजह से ही अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं. द कैरियर्स हेट्रोजाइगोट्स. कैरियर्स का जीन क्या होगा? एक नॉर्मल जीन होगा, एक सिकल सेल वाला जीन होगा, मतलब एक HBA होगा और एक HBS होगा. दे शो साइंस ऑफ माइल्ड अनेमिया एज देयर RBCs बिकम सिकल शेप्ड. जो कैरियर्स होते हैं उनके सारे ब्लड सेल्स सिकल शेप के नहीं होते, उनके सिर्फ कुछ ब्लड सेल्स सिकल शेप के होते हैं, मतलब हाफ मून शेप्ड, ओनली अंडर एबनॉर्मली लो O2 कॉन्सेंट्रेशन. मतलब जब बॉडी में कम ऑक्सीजन का ट्रांसफर होगा तब उनके सेल्स सिकुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे और श्रिंक होके मून शेप के बन जाएंगे, कैरियर्स के कुछ सेल्स. लेकिन जो बच्चे जिनके पास दोनों भी जीन सिकल सेल वाला ही होता है, तो उनका ब्लड सेल कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, जिसके वजह से बच्चे मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी के वजह से. द होमोजाइगोट्स. होमोजाइगोट्स मतलब जिनके पास दोनों सिकल सेल वाला जीन है. होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट. सो द होमोजाइगोट्स विथ रिसेसिव जीन HBS however die of total anemia. Thus the gene for sickle cell anemia is lethal in homozygous condition. मतलब अगर आपका HBS जीन होमोजाइगस कंडीशन में है, मतलब अगर दोनों जीन HBS है, तो आपका फीटस मर जाएगा. एंड प्रोड्यूसेस सिकल सेल ट्रेट इन हेट्रोजाइगस कैरियर. 2 डिफरेंट एक्सप्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल जीन. देखो, एक सिंगल जीन से HBS से 2 अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं. अगर दो HBS जीन होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, होमोजाइगस मतलब एक जीन के अंदर 2 अलील्स होते हैं, अगर दोनों अलील HBS फॉर्म में प्रेजेंट है, तो मतलब आपका बच्चा मर जाएगा, उसको सिकल सेल अनीमिया हो जाएगा. और अगर आपका जो जीन है, सिकल सेल वाला जीन है, उसमें एक HBS है और एक HBA है, तो मतलब आपका बच्चा कैरियर बनेगा. सो एक जीन से 2 कैरेक्टर्स, या तो बच्चा मरेगा या तो कैरियर बनेगा. एक जीन से 2 कैरेक्टर्स डिसाइड हो रहे हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी, क्योंकि मेंडल ने बोला था एक जीन से एक ही कैरेक्टर मिलेगा. यहाँ पे हमने क्या देखा? एक जीन से 2 कैरेक्टर मिल रहा है, मतलब या तो बच्चे को अनीमिया है या तो वो कैरियर है. सो एक जीन से 2 कैरेक्टर मिल रहा है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी. 2 different expressions are produced by a single gene. A marriage between 2 carriers will produce normal carriers and sickle cell anemic children in 1:2:1 ratio. अगर आप 2 कैरियर्स की शादी करवाओगे, तो जैसे हमने क्रॉस देखा, 3 उनका रेशियो कैसा होगा? एक नॉर्मल बच्चा मिलेगा, 2 सिकल सेल के कैरियर मिलेंगे और एक जिसको सिकल सेल है वैसा बच्चा मिलेगा. सो सिकल सेल अनेमिक जिसको है, मतलब जिसके दोनों जीन HBS वाले, वो मर जाएगा, विल डाई, लिविंग कैरियर्स एंड नॉर्मल्स इन द रेशियो. तो जो बचे हैं बच्चे, कौन से वाले बच्चे बचे? 1:2:1 में से जो लास्ट वाला 1 था वो तो मर गया, तो कौन सा रेशियो बचा? 1:2. द हेट्रोजाइगोट्स और कैरियर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड. अब पता कैसे चलेगा कि जो बच्चे बचे हैं 1:2 रेशियो वाले जो बच्चे बचे हैं, उनमें से कैरियर कौन है और नॉर्मल बच्चा कौन है? कैसे पता चलेगा? तो जो कैरियर बच्चा होगा उसका जब आप ब्लड सेल देखोगे, कैरियर मतलब उसके पास एक जीन HBA है और एक जीन HBS है, मतलब उसके आधे ब्लड सेल्स सिकल शेप के होंगे. तो अगर आप ये ब्लड सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे और अगर आपको ब्लड सेल्स सिकड़े हुए, मतलब श्रिंक हुए ब्लड सेल्स आपको दिख रहे हैं मून शेप के ऐसे, तो इसका मतलब आधे ब्लड सेल्स अगर ऐसे दिख रहे हैं और आधे ब्लड सेल्स ऐसे दिख रहे हैं, मतलब ये आपका कैरियर है. ओके, और अगर सारे ब्लड सेल्स राउंड है, मतलब वो आपका नॉर्मल बच्चा है. सो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि सिकल सेल अनीमिया का आप कैरियर हो या फिर आप नॉर्मल हो. यूजुअली जब शादी वगैरह होती है
तो ये ब्लड टेस्ट कराया जाता है, प्री मैरिटल चेकअप बोलते हैं इसको। उसमें चेक कराया जाता है कि कहीं आप सिकल सेल कैरियर तो नहीं हो, क्योंकि अगर आप भी सिकल सेल कैरियर और आपका पार्टनर भी सिकल सेल कैरियर है तो हो सकता है फ्यूचर में आपके जो बच्चे हो डेफिनेटली उसमें से एक बच्चा एनेमिक निकलेगा जिसकी डेथ हो सकती है। सो यूजुअली ऐसे सिकल सेल कैरियर पेशेंट्स की शादी साथ में नहीं कराई जाती है, बट उसके भी बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। देयर आर मेनी सोल्यूशंस प्रेजेंट इन मॉडर्न साइंस, सो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, मल्टीपल अलील्स और प्लियोट्रॉपी। मल्टीपल अलील्स मतलब एक जीन मैनी अलील्स, प्लियोट्रॉपी मतलब एक जीन मोर देन वन कैरेक्टर। सो दिस इज मल्टीपल अलील्स एंड प्लियोट्रॉपी। आज हमने मेंडल डेविएशन मतलब मेंडल के अगेंस्ट जो एक्सपेरिमेंट्स थे, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल अलील्स एंड प्लियोट्रॉपी, इसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया है। आई नो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैं चाहती थी आपको ये सारा कॉन्सेप्ट एक ही बार में मिल जाए और एग्जाम्स के टाइम पे रिवीजन करने के लिए भी आपको 2 अलग अलग वीडियो ना देखनी पड़े, इसलिए मैंने ये सब इसमें ही कवर किया है। आई होप वीडियो हेल्पफुल थी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दो, डजंट मैटर। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, अपने व्हाट्सएप इंस्टा स्टेटस पे चैनल को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी चैनल पहुंच सके। और अब तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम इंस्टा पेज ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक चेक करो और प्लीज़ टेलीग्राम इंस्टा फॉलो करो। और प्लीज़ ये चैनल की सारी वीडियोस मतलब सारे चैप्टर्स जो हम अपने ज्ञान लैब चैनल पे डाल रहे हैं उनको अच्छे से देखो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इंक्लूडिंग फिजिक्स एंड बायोलॉजी। बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।